मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतें कितनी हैं और वायुमंडल की प्रत्येक परत में कौन सा कार्य होता है, प्रत्येक लेयर जो होता है वो कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों आज बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल पे विशेष चर्चा करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नोटबुक लेकर बैठ जाइए और मेरे वीडियो को देखिए और एक एक बिंदु को, एक एक बात को समझिए। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आया वो मेरे लिए मैं कमेंट बॉक्स में बताए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। अगर समझ में हर बात आया है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे वायुमंडल का। वायुमंडल क्या होता है, और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा रिलीज़ किया गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वायुमंडल देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल हम देखेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी का, देखिए ये पृथ्वी का, इसको तो हम बाद में समझेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा से समझाया गया है। ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर में एक लेयर हो गया जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और ये इसका लेयर जो होता है 0 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है। और इसके ऊपर ठीक होता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर होता है थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो देख रहे हैं ना, पृथ्वी का ये वायुमंडल है। तो दोस्तों देखिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की ये देखिए, वायुमंडल की मतलब क्या, इसके परत कितने होते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर, तो पृथ्वी के चारों ओर देखिए, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए जो भी वायु के विस्तृत फैलाव होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर, एक तरफ दो तरफ नहीं, चारों ओर से घिरे हुए वायु के, किसके, तो वायु के, तो वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। वायुमंडल क्या है, तो हमारे पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल किस कारण जुड़ा हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। वायु जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। वायु जो होता है हमारे जीवन के लिए क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वायु नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, हवा में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। तो वायु के बिना कोई भी, देखिए वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने तथा जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये किसको रोकता है, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। किसको रोकता है दोस्तों, तो वायुमंडल जो होता है ये पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है और जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखता है। और हमारे जीवन में किस प्रकार का तापमान मिलना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो, ये इसे बनाए रखता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। सबसे पहला तो क्या, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है और फिर तापमान बनाए रखता है, जो हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना बनाकर देता है वायुमंडल। देखिए दोस्तों अगला है, वायु का 99% भाग, 99% भाग वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। तो लगभग 99% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, तो 99% भाग जो होता है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। यूँ कहे तो पृथ्वी के इर्द गिर्द वायु का भंडार है। यूँ कहे तो पृथ्वी के इर्द गिर्द माने आसपास क्या है, तो वायु का भंडार है, यानी वायु ही वायु है। चारों तरफ क्या है, वायु ही वायु है। देखिए वायु की संरचना, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में क्या है, गैसों का मिश्रण, यानी वायुमंडल में एक गैस नहीं है बल्कि अनेक गैस है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियान है, हीलियम है, बहुत सारी गैसों है। ये सब गैसों का मिश्रण है, यानी मिलन है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण भी होते हैं, यानी उपस्थित है। वायुमंडल में सिर्फ गैस ही नहीं है, गैस के अतिरिक्त और भी है, क्या है, जलवाष्प भी है और धूल कण भी है। तो दोस्तों हमने जाना कि वायुमंडल में सिर्फ गैसों का ही मिश्रण नहीं है, बल्कि हमारे वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प भी है। और तो दोस्तों हमने जाना कि वायुमंडल में क्या है, एक गैस नहीं है, अनेक गैस, इसलिए इसे गैसों का मिश्रण कहा जाता है। तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा क्या है, तो जलवाष्प भी है और धूलकण भी है। तो हम तीन बात याद रखेंगे, वायुमंडल में क्या है, गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प है और धूलकण है। तो तीनों बात कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल के आयतन का 78.08% भाग है। यानी हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन कितना है, यानी नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78.07%, 78.07% है, जो हमारे वायुमंडल में सबसे अत्यधिक गैस है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। कितना परसेंट, तो 78, लेकिन एक्यूरेट देखेंगे तो 78.07% होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। अगर यानी नाइट्रोजन के ही कारण क्या होता है, हमें वायु दाब का और पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। अगर ये नहीं होता तो ये सब नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ दिया है कि वह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यानी नाइट्रोजन क्या करता है, किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से बचाता है। तो तेजी से जलने से कौन बचाता है, तो नाइट्रोजन बचाता है। देखिए, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऑक्सीजन गैस कितने किलोमीटर तक फैली हुई है दोस्तों, तो ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन उसमें लेते हैं, ये वायुमंडल में 64 किलोमीटर, कितना 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, वायुमंडल में फैला हुआ है। और ये जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, जीवनदायिनी। जीवनदायिनी माने का इसी से जीवन है। अगर ये गैस नहीं रहेगा तो हमारी जीवन नहीं रहेगा। यानी ऑक्सीजन रहे तो हम है, ऑक्सीजन नहीं है तो हम नहीं है। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। हम जानते हैं कि ईंधन भी जलता है ना, तो ईंधन भी किसकी उपस्थिति में जलता है, तो ईंधन भी जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन रहे तो ईंधन जलेगा, ऑक्सीजन है तो हम है, ईंधन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 64 किलोमीटर, कितना 64 किलोमीटर तक। अब देखिए नेक्स्ट, आर्गन वायुमंडल का केवल 0.93% भाग है। कितना है, 0.93, यानी कितना 0.93% है। कितना परसेंट है दोस्तों, तो 0.93%, यानी 1% से भी कम है। कौन, आर्गन। और वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। और ये क्या, वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। तो पूछा जाएगा आर्गन किस परत में पाया जाता है, तो आर्गन जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाया जाता है। तो निचली परतों में कौन सा, तो आर्गन। आर्गन एक क्या है, निष्क्रिय गैस है। आर्गन क्या है दोस्तों, तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन क्या है, निष्क्रिय गैस है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.3%, 0.3%। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का केवल 0.03, यानी सबसे कम क्या है, तो सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो 0.3%। कितना परसेंट पाया जाता है, 0.3%। और होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का केवल 0.03% होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है। ओजोन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, किंतु सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ओजोन गैस है ना, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। और इसके माध्यम से हम क्या होते हैं, कैंसर होने से बच जाते हैं। यानी अगर ये ओजोन गैस नहीं होता, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होता है वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता और कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता। पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन पाई जाती है। तो बताइए, ओजोन मंडल जो है कितने से कितने किलोमीटर के बीच पाई जाती है, तो 20 से 50 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये पाया जाता है। कौन, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कितना, 20 से 50 किलोमीटर। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकली हुई क्लोरोकार्बन इसी परत को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। तो हमने देखा दोस्तों कितना होता है, अभी हमने देखा 30 से 50, कितना होता है, 30 से 50। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को दिखाए हैं 20 से 50 होता है। कितना होता है, 20 से 50, 20 से 50 होता है ना। 20 से 50 जो होता है, कौन होता है 20 से 50, ओजोन मंडल। इसको क्षति कौन पहुंचाता है, तो इसको क्षति पहुंचाता है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन। यानी सुपरसोनिक जेट विमान होता है ना, उससे निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से निकली हुई
क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है इसी परत को क्या करती है, काफ़ी क्षति पहुंचाती है, जिससे पराबैंगनी किरण हमारी पृथ्वी के निचली परत में आती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसीलिए कैंसर इतना तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए कैंसर इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि पराबैंगनी किरणों को ओजोन मंडल जो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, उसको क्षति कौन पहुंचा रहा है, तो सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, फिर रेफ्रिजरेटर से निकली हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस परत को क्या करते हैं, काफ़ी क्षति पहुंचा रही है। अगला है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैस, जलवाष्प और धूल कर विभिन्न प्रकार के माने इस तरह से गैसों का क्या है, संगठन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख कैसे हैं, तो देखिए 99% भाग है इन्हीं दो गैसों से मिलकर बना हुआ है, शेष 1% भाग में अन्य सभी गैसें हैं। 1% में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1% में हो जाएगा कौन कौन सा गैस, तो 1% में हो जाता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान वगैरह सब कुछ हो जाता है 1% में। और बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो प्रमुख जो गैस है ना, 99% भाग इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि नाइट्रोजन कितना है, 78% है। कितना परसेंट है, 78। ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21% है। तो 78 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 99% हो जाएगा। 1% में ये सब गैसें हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन है 78.1%, ऑक्सीजन है 20.9 यानी लगभग 21%, आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0%। आप लोगों को ये सभी गैसों को याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन भी, और उसके अलावा नाइट्रोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है दोस्तों, 78%। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन कितना परसेंट, तो 0.01%, नियोन, हीलियम, ओजोन, अन्य गैस, कुल मिलाकर 99.99% है। यानी कुल मिलाकर कितना है हमारे वायुमंडल में, 99.99%, यानी 100% सब हो जा रहा है सबको जोड़ने पर। देखिए वायुमंडल की परतों के नाम जानते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन हिंदी, यानी हिंदी में जानेंगे तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी ये 0 से 16 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के जो सतह है, परत है, उस पृथ्वी के परत से 0 से 16 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है उसे बोला जाता है क्षोभ मंडल। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल बोला जाता है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 0 से 16 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ये वो कितना होता है, तो ये 16 से 50 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज यानी दो जगह इसमें हम बताएंगे आगे। मध्य मंडल जिसे मेसोस्फियर बोला जाता है, ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई होता है, यानी 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल। और उसके ऊपर है आयन मंडल। आयन मंडल कितना है, 80 से 690 किलोमीटर। और तब है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल कितना है, 690 किलोमीटर से ऊपर। बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर बोला जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे अंग्रेजी में, देखो अंग्रेजी में TSMIE, इसको याद करने का ट्रिक, TSMIE, टी से ट्रोपोस्फियर, एस से स्ट्रेटोस्फियर, एम से मेसोस्फियर, आई से क्या हो जाएगा, तो आई से हो जाएगा आयनोस्फियर, और ई से क्या हो जाएगा, तो एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये ट्रिक बहुत आसान है। ठीक है, TSMIE ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं कोई कोई कि पहले ट्रेटो आता है कि पहले स्ट्रेटो आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब चर्चा करते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में,
ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल की वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। और ये क्या है, क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। क्यों, देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, विषुवत रेखा जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे 16 किलोमीटर होता है, और ध्रुवों पर जो सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ पे कितना है, 8 किलोमीटर है। कितना है जी, 8 किलोमीटर है। तो ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर कितना है, तो 16 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर कितना है, तो 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्रुव विषुवत रेखा जहाँ गर्मी पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा है, ठंडा पड़ता है वहाँ पे कम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जीव जंतु इसी मंडल के द्वारा सांस लेते हैं, जीव जंतु है इसी मंडल के द्वारा सांस लेते हैं। तो बताइए जीव जंतु जो है किस मंडल के द्वारा सांस लेते हैं, तो जीव जंतु जो होते हैं क्षोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। कौन सा, तो ट्रोपोस्फियर के द्वारा यानी क्षोभ मंडल के द्वारा सांस लेते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसके द्वारा होते हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी के द्वारा होता है। तो देखिए जीव जंतु जो होते हैं इसी मंडल के द्वारा सांस लेते हैं, और मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी के द्वारा होता है। जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी परत में होती है। जितनी भी ये घटनाएं होती है, जैसे पूछी जाएगा क्वेश्चन, बादल, बादल किस मंडल में है, तो बादल किस मंडल में है, क्षोभ मंडल में है। और आंधी एवं वर्षा जो होती है ये किस मंडल में होती है, ये सभी घटनाएं आंधी तूफान जो होती है सब के सब घटनाएं किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। अगर हम ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल है, मान लीजिए क्षोभ मंडल है, अगर हम ऊपर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, तो हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, तो तापमान घटेगा। क्या होगा, तापमान। देखिए क्या हो रहा है, क्षोभ मंडल परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। यानी कौन, क्षोभ मंडल का बात हो रहा है, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। कितना, तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं तापमान घटता जाता है, और प्रत्येक 165 मीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्षोभ मंडल में कितना मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। कमी जब होगी तो क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। और ध्रुवों पर ऐसा ही होता है। तो जहाँ गर्मी होता है इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ध्रुव है वहाँ पे ठंडा पड़ता है इसीलिए वहाँ पे कम है। तो देखिए क्षोभ मंडल परत को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धराई इसी मंडल तक सीमित है। तो संवहन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संवहन धराएं है ना, इसी में क्या होती है, बहती है। संवहन धराएं कहाँ पे बहती है, तो इसी मंडल में बहती है। देखिए तो आइए जानते हैं क्षोभ मंडल सीमा क्या है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल हो गया ना, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल मान लीजिए 2 हो गया, इसकी ऊपरी सीमा जो है, ऊपरी सीमा इसे बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, तो ऊपरी सीमा को क्या बोला जाता है, तो क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तथा ध्रुव पर कितना होता है, तो -45 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायुमंडल के कुल भार की मात्रा का 97% भाग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्या है, 90% भाग जो होता है ठंडा होता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ठंडी किस में पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा ठंडी इसी में पड़ता है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादल गरजना, ये जो भी घटनाएं होता है, हम सांस लेते हैं चाहे कोई भी होता है, ये सभी घटनाएं किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। देखिए अब दूसरा है समताप मंडल। दूसरा लेयर का नाम क्या है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। समताप परत जो होता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये कितने किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नीचे सबसे बताइए, सबसे नीचे क्या था, तो सबसे नीचे था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये कितना है, ये 50 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर तक है, ये 0 से 30 और ये 30 से 50। और वही बोल रहा है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस कारण से इसे समताप मंडल कहते हैं। समताप यानी समताप माने क्या, इसका समान तापमान रहता है। क्या होता है, समान तापमान रहता है, समान तापमान। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ तक, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसीलिए यह क्या बोला जाता है, समताप मंडल कहते हैं। सामान्यतः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं। तब बादल किस में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना। इसमें नहीं पाए जाते तो किस में पाए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने के कारण दुर्लभ वाद मिलते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ठीक है,
समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। तो समताप मंडल के ऊपर देखिए 30 से 50 तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, 20 किलोमीटर वाला एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण वहाँ उपस्थित ओजोन गैस है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, यानी सब के सब पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेगी, खींच लेगी। कौन? तो ओजोन गैस। तो ओजोन गैस कहाँ पे उपस्थित है? तो ओजोन परत जो है इसी समताप मंडल में उपस्थित है। ठीक है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं ओजोन गैस को, समताप मंडल को। किसको कहते हैं? समताप मंडल को। समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, या ओजोन मंडल इसको बोलते हैं, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को भी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ओजोन मंडल जो है कहाँ पे है? तो समताप मंडल में। कहाँ पे है? तो समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत क्षरण और CFC गैस से होता है। किससे होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है, जो एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलती है, यानी रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है। रेफ्रिजरेटर से एयर कंडीशनर से कौन सा गैस निकलता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस में उपस्थित सक्रिय गैस क्लोरीन ओजोन परत का क्षरण करती है, यानी क्लोरीन जो होता है क्या, ओजोन परत का संरक्षण करती है। इस परत में बादल और धूल के कण और बिजली की कड़क, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता है। सब के सब कहाँ पाया जाता है? निचली परत में। निचली परत का नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल। इस मंडल में वायु शक्ति दिशा में चलती है। वायुयान चालकों के लिए एक उत्तम मंडल है। तो बताइए वायुयान जो होता है कौन सा? तो वायुयान, यानी जहाज वगैरह सब किस मंडल में चलता है? वायुयान। वायुयान किस मंडल में चलता है? तो इस मंडल में चलता है। ठीक है, जहाज किस में चलती है? तो जहाज कौन से मंडल में चलती है? तो समताप मंडल में, जहाँ पे समानताप होता है। देखिए अगला है, समताप की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं, यानी ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? समताप सीमा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मैं मोटिवेट होकर अच्छे इसी तरह का वीडियो बना सकूं। तो तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं जो दोस्तों? मेसोस्फीयर। समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो सबसे पहला सीमा बताइए, पहला सीमा का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। और दूसरा सीमा का नाम क्या है? समताप मंडल। तीसरा का नाम क्या है? तो मध्य मंडल। तो बताइए मध्य मंडल क्या होता है, कहाँ तक विस्तार होता है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है। देखिए इसमें भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है ना। और देखिए पहला में क्या होता था, क्षोभ मंडल में, इसमें भी हम ऊपर की तरफ जाते थे तो क्या होता था? तापमान गिरने लग जाता था, गिरने लग जाता था ना। उसी तरह इसमें भी तापमान गिरने लग जाता। तो मध्य मंडल में भी क्या, ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान क्या होता है? गिरने लगता है। हमने देखा था 165 मीटर पे, कितने दोस्तों? तो 165 मीटर। 165 मीटर पे कितना? 1 डिग्री सेल्सियस जो होता था वो तापमान गिरता था किस में? तो क्षोभ मंडल में। किस में दोस्तों? तो क्षोभ मंडल में। और इसमें भी ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तो तापमान गिरने लगता है। 80 किलोमीटर की इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। देखिए जैसे ही हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो क्या होता है? तो -100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? रह जाता है। तो -100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी जो होता है बर्फ़ में बदल जाता है। तो ये तो -100 डिग्री सेल्सियस है, ये तो बहुत ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। देखिए मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सीमा। देखिए चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? देखिए मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 से 690 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। किस मंडल में उपस्थित कौन विद्युत मंडल आवेशित होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं? यानी इस मंडल में क्या होता है? विद्युत आवेशित होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। इसीलिए इस परत को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल में 3 परतें होती है। DEF स्थित है, जो कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। यानी रेडियो तरंग कहाँ पे छोड़ा जाता है? तो आयन मंडल में। क्या कितने किलोमीटर के बीच में होता है ये? 80 से 690 किलोमीटर। इससे रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। तो रेडियो प्रसारण में कौन से मंडल से सहायता मिलती है? तो आयन मंडल से। संचार उपग्रह आयन मंडल में ही उपस्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि संचार उपग्रह जो होते हैं किस मंडल में उपस्थित होते हैं?
ध्रुव पर लाल रंग की अरोरा की चमक इसी मंडल के कारण होती है। तो हमारे ध्रुवों पर होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उस पर अरोरा की चमक होती है किस मंडल के कारण? तो आयन मंडल के कारण। उत्तरी प्रकाश ध्रुव तथा दक्षिणी प्रकाश ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो किस मंडल में? तो आयन मंडल में, ठीक है। अब है पांचवा बाह्य मंडल। कौन सा है? बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपर पृथ्वी की यह सबसे ऊपरी परत है। इस परत में वायु काफ़ी विरल होती है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित है। इस मंडल का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है, परंतु इसे उस नेता इस तापमान का क्या होता है? अनुभव नहीं किया जा सकता। कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसमें नेता कहाँ ऐसा आएगा? तापमान में क्या होता है? अनुभव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बताइए 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बाह्य मंडल में। तो बताइए सबसे पहला मंडल कौन सा था? तो वायुमंडल का सबसे पहला परत जो था वो था क्षोभ मंडल। और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा जो था समताप मंडल, जिसमें समान ताप रहता है। और तीसरा था मध्य मंडल। और चौथा कौन सा? तो आयन मंडल। और पांचवा कौन सा है? बाह्य मंडल। देखिए बाह्य मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। बाह्य मंडल जो सबसे ऊपरी मंडल है, अब उसके बाद कोई मंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल में क्या होता है? इसमें है बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वायुमंडल का महत्व। पृथ्वी पर प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु का विशेष महत्व है। इसके अभाव में किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वायुमंडल विशाल कवच की तरह है। वायुमंडल के गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। किसमें? तो इसमें। इसी के कारण पृथ्वी पर सभी बहुमौसम संबंधी घटनाएं घटती रहती है। और ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तभी पेड़ पौधे अपने खाना बना पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में इसका भोजन कैसे बनता है। देखिए वायुमंडल में विद्यमान धूल का वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। देखिए वायुमंडल का महत्व। पृथ्वी पर प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु का विशेष महत्व है। बिल्कुल वायु का विशेष महत्व है। इसके अभाव में किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वायुमंडल विशाल कवच की तरह होता है। ये क्या है? कि विशाल कवच है, कवच सुरक्षा कवच है। क्या? कौन सा? तो वायुमंडल। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प, देखिए गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर सभी मौसमी घटनाएं घटती रहती है। ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। सब आप लोग देखे ही हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए एक बार ऊपर समझ लेते हैं फिगर से। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये हम देख रहे हैं पृथ्वी है, पृथ्वी। और पृथ्वी में हम देख रहे हैं जितना भी मौसम संबंधी बादल वगैरह दिख रहा है, सब किस में दिख रहा है? तो ट्रोपोस्फियर में दिख रहा है। किसमें? ट्रोपो कितना होता है? 0 से 12 किलोमीटर। और उसके बाद है समताप मंडल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50 किलोमीटर आप देख रहे होंगे। और इसी में होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर 20 से 30 किलोमीटर होता है। तब मेसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर। और उसके बाद है थर्मोस्फियर 80 से 700 किलोमीटर। एक्सोस्फियर 700 से, उसके बाद जितना भी है सब एक्सोस्फियर ही कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो दोस्तों मेरे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा छोड़ा गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।